नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान अरसीसर में कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपन दूसरे पाठ में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, जिसको शेरे मैसूर कहा जाता है, उसके साथ अंग्रेज़ों की जो सहायक संधि हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले वाले वीडियो में आपको टीपू सुल्तान से पहले उसका पिता हैदर अली और हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान उसका मैसूर का शासक बना। मैसूर दक्षिण भारत की एक शक्तिशाली रियासत थी, इनके बारे में आपको बताया था। साथ में ये भी बताया था कि मैसूर के शासकों के साथ अंग्रेज़ों के कौन कौन से युद्ध हुए, और जो अंतिम युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारा गया था 1799 ईस्वी में। कब था? 4 मई 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मारा गया। और उसके बाद मैसूर के अंदर जो पुराने ओडियार वंश के राजा थे उनका साम्राज्य स्थापित हो गया, यानी उसी वंश के एक बालक को मैसूर का शासक बना दिया और अंग्रेज़ उसके संरक्षक के रूप में शासन करने लगे। इसके साथ उन्होंने मैसूर के साथ सहायक संधि की थी। अब देखो सहायक संधि क्या होती है, यानी सहायक संधि भारतीय देशी रियासतों में राजाओं की राजनीतिक शक्ति कम करना और कंपनी की ताकत को बढ़ाना, इसके लिए अंग्रेज राजाओं के साथ सहायक संधि करते थे। जिस भी राजा के साथ युद्ध होता था या जिस रियासत को अंग्रेज अपने अधिकार में करना चाहते थे, उस राजा के साथ वो सहायक संधि करते थे। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। सहायक संधि का जो जन्मदाता है वो वेलेजली था। देशी राजाओं के राज्यों को हड़पने का ये वेलेजली का एक महत्वपूर्ण हथियार सिद्ध हुआ। इसके द्वारा देशी राजा थे वो अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि करने के लिए विवश हो गए, या अंग्रेज़ों ने उनको संधि करने के लिए विवश कर दिया। तो देखो उस संधि की जो प्रमुख शर्तें थी, आपको मैं 4-5 शर्तें लिखाऊंगा। मुख्य मुख्य शर्तें वही थी, और वो शर्तें ऐसी थी कि जो भी रियासत का मालिक या राजा अंग्रेज़ों के साथ या कंपनी के साथ सहायक संधि कर लेता था तो धीरे धीरे अंग्रेज उस राज्य के स्वामी बन जाते थे, यानी अंग्रेज़ों की उस रियासत पर राजनीतिक और सैनिक पकड़ मजबूत हो जाती थी। तो सहायक संधि की शर्तें क्या थी? एक तो अंग्रेज जिस राजा के साथ सहायक संधि करते थे उससे पहली शर्त ये रखते थे कि अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना या कंपनी सरकार या कंपनी का जो गवर्नर है उसकी अनुमति के बिना दूसरे जो राजा हैं अन्य रियासतों के, अन्य रियासतों व यूरोपीय लोगों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई संधि नहीं करेंगे। अब ये कौन थे? अन्य रियासत। जैसे मान लो कोई पड़ोसी रियासत के साथ संधि करनी है, समझौता करना है, तो बिना अंग्रेज़ों के अनुमति के जिस राजा के साथ अंग्रेज़ों ने सहायक संधि की है वो उसके साथ समझौता नहीं कर सकता था। दूसरा, जो यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय कौन? विशेषकर अंग्रेज़ों के प्रतिद्वंदी यहाँ कौन थे? यहाँ अंग्रेज़ों के प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी थे। कौन थे? फ्रांसीसी। जैसे अपने हैदर अली के बारे में पढ़ा था, तो हैदर अली के मित्र भी कौन थे? फ्रांसीसी थे। तो अंग्रेज़ों को हैदर अली से ज़्यादा दुश्मनी किससे थी? फ्रांसीसी कंपनी से थी, क्योंकि वो उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी थी, यूरोप की कंपनी थी। तो अंग्रेज़ उस कंपनी को कमज़ोर करके यहाँ से भगाना चाहते थे ताकि भारत पर अंग्रेज़ों का व्यापारिक एकाधिपत्य हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने राजाओं के साथ सहायक संधि के द्वारा शर्तें रख देते थे कि बिना अंग्रेज़ों की अनुमति के
कोई भी देशी रियासत का शासक जिसके साथ अंग्रेज़ों ने सहायक संधि की है वो दूसरी रियासत के साथ कोई समझौता संधि नहीं कर पाएगा, या जो भी यूरोपीय लोग हैं उनके साथ कोई समझौता नहीं कर पाएगा। पहली शर्त तो ये थी। तो इसका मतलब वैदेशिक क्षेत्र में या दूसरी रियासतों के संबंध में राजाओं का निर्णय लेने का जो अधिकार था या निर्णय लेने की जो उनकी स्वतंत्रता थी वो सहायक संधि के साथ ही खत्म हो गई। एक तो ये शर्त थी। दूसरी शर्त ये थी कि अंग्रेज़ों ने जिस रियासत के साथ समझौता किया है वहाँ उस रियासत की सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों की सेना होगी। सेना किसकी होगी? अंग्रेज़ों की सेना होगी, और उस सेना का खर्चा रियासत को उठाना पड़ेगा। खर्चा कौन उठाएगी? रियासत। रियासत का राजा है वो उस सेना का खर्चा उठाएगा। साथ ही उसमें ये भी शर्त रख दी कि रियासत का शासक है वो अपनी सेना में कमी करेगा। कमी क्यों करेगा? क्योंकि रियासत की बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने ले ली? अंग्रेज़ों ने ले ली, और उसके बदले अंग्रेज़ों को उस रियासत को निश्चित कर देना पड़ता था। सुरक्षा के बदले क्या देना पड़ता था? निश्चित कर देना पड़ता था। तो इससे सैनिक निर्णय लेने में भी राजाओं की स्वतंत्रता एक प्रकार से सहायक संधि के द्वारा समाप्त हो गई। ये दूसरी शर्त थी। पहली शर्त तो किसी दूसरे राजा के साथ या रियासत के साथ या यूरोपीय जो व्यापारी थे अन्य अंग्रेज़ों को छोड़ करके उनके साथ राजा कोई शांति समझौता नहीं कर पाएगा। दूसरी शर्त ये रख दी कि उस रियासत के सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेज़ों की होगी, वहाँ अंग्रेजी सेना रहेगी, और उस सेना का खर्चा रियासत के मालिक या रियासत के शासक को उठाना पड़ेगा। अगर रियासत का शासक उस सेना का खर्चा उठाने में असमर्थ है तो उसको उस खर्चे के बदले जागीर देनी पड़ेगी, यानी अपने राज्य का कुछ भाग, कुछ क्षेत्र अंग्रेज़ों को देना पड़ेगा। दूसरी शर्त ये रख दी। इसके अलावा तीसरी शर्त ये थी कि अंग्रेज़ों का एक अधिकारी रियासत में रहेगा। अंग्रेज़ों का एक ही अधिकारी रियासत के अंदर तैनात रहेगा, रियासत के अंदर नियुक्त होगा, और उस अधिकारी को क्या कहते थे? रेजिडेंट कहते थे। क्या कहते थे? रेजिडेंट। ये रेजिडेंट एक प्रकार से अंग्रेज़ों की तरफ से रियासत के अंदर राजाओं के साथ राजनीतिक सलाह देने का काम करता था। यानी राजा कोई भी निर्णय लेता तो बिना रेजिडेंट की अनुमति के रियासत का राजा कोई निर्णय नहीं कर सकता था। जो भी फैसला निर्णय राजा को करना है, रियासत के मालिक को करना है, उसके लिए वह पहले रेजिडेंट से अनुमति लेता था। यानी ये कंपनी सरकार और रियासत के मालिक या रियासत के शासक के बीच एक कड़ी का काम करता था, और इसका मुख्य उद्देश्य था रियासत के अंदर कंपनी की सत्ता को मजबूत करना और कंपनी रियासत के शासक की सत्ता को कमजोर करना। राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से कमजोर करना, ताकि धीरे धीरे उस रियासत पर अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित हो जाए, अंग्रेज़ों का प्रभाव उस रियासत में बढ़ जाए। इसके लिए उन्होंने एक अधिकारी नियुक्त करते थे, और उस अधिकारी का नाम था रेजिडेंट, जो अंग्रेज़ों का एक राजनीतिज्ञ होता था, आर्थिक मामलों का भी जानकार होता था कि कंपनी को आर्थिक लाभ रियासत में किस प्रकार से होंगे, कंपनी की राजनीतिक पकड़ रियासत में किस तरह से होगी, इसकी सलाह
कंपनी सरकार को रेजिडेंटे देता था और ये भी ध्यान रखता था कि कहीं कोई राजा किसी अन्य राजा के साथ या फ्रांसीसियों के साथ मिलकर के कंपनी के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसी स्थिति होती तो वह उसकी सूचना तुरंत कंपनी सरकार को दे देता था और कंपनी सरकार उस रियासत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोई सैनिक कार्रवाई करना या अन्य उसके ऊपर कोई कर लगाना, इस प्रकार के उपाय करती थी ताकि राजा है या कंपनी रियासत का मालिक है वो अंग्रेज़ों का धीरे धीरे गुलाम होता चला जाए, उस रियासत में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व बढ़ता चला जाए। तो 3 विशेषता हो गई। पहली विशेषता, वैदेशिक मामलों या दूसरे रियासत के राजा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, सहायक संधि करने वाला राजा। दूसरा कि वहाँ अंग्रेज़ों की सेना रहेगी और उस सेना का खर्चा उस रियासत के मालिक को उठाना पड़ेगा, रियासत के शासक को उठाना पड़ेगा और अगर वह खर्चा नहीं उठाता है तो इसके लिए उसे कंपनी को जागीर देनी पड़ेगी, यानी अपनी रियासत का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ेगा। तीसरा कि कंपनी वहाँ एक अपना अधिकारी नियुक्त करती थी जिसको रेजिडेंट कहा जाता था। तो इसका नियुक्त करने का मतलब धीरे धीरे कंपनी के नियम, कंपनी के कानून उस रियासत में लागू करना, क्योंकि सहायक संधि के बाद रियासत का शासक कोई भी कानून लागू करता, नया कानून, तो वह रेजिडेंट की अनुमति से ही कर सकता था। बिना रेजिडेंट की अनुमति के कोई भी कानून या कोई भी नियम रियासत में लागू नहीं कर सकता था। इसके अलावा चौथी शर्त ये थी कि कंपनी संधि करने वाली जो रियासत थी वो पूरी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से अंग्रेज़ों की गुलाम हो गई। यानी धीरे धीरे उन्होंने देशी रियासतों की जो सेनाएं थी उनकी संख्या में कमी करते चले गए और अंत में देशी रियासतों की जो सेनाएं थी उसको अंग्रेजी सेना में समाहित कर लिया। यानी अब राजा की अपनी कोई स्वतंत्र सेना नहीं थी। इस संधि में ये भी शर्त थी कि राजा अपनी कोई स्वतंत्र सेना नहीं रखेगा, क्योंकि राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो कंपनी की होगी। कंपनी उसकी सुरक्षा करेगी और उस सुरक्षा के बदले अंग्रेज़ों को जो रियासत है वो एक निश्चित राशि या निश्चित हर्जाना या खर्चा उसे रियासत को देना पड़ेगा। तो इस तरह से कंपनी एक प्रकार से उस राज्य की स्वामी बन गई, या यूँ कहें कि सहायक संधि के बाद रियासतों के शासकों की जो स्वतंत्रता थी वो खत्म कर दी गई और अंग्रेज़ों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ये एक सहायक संधि ऐसा अस्त्र था अंग्रेज़ों का जिसके द्वारा उन्होंने धीरे धीरे भारतीय देशी रियासतों पर कब्जा कर लिया। मैसूर के शासकों के साथ मैंने आपको बताया कि सहायक संधि के द्वारा मैसूर की जो रियासत थी उस पर कब्जा कर लिया। अब ये क्यों किया, ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया कि एक तो उनको मालाबार तट पर व्यापार वगैरह होता था, उसमें मैसूर के शासक उनके जहाज़ों को रोक देते थे। दूसरा, मैसूर के जो शासक थे वो फ्रांसीसियों के मित्र थे और फ्रांसीसियों से अंग्रेज़ों की प्रतिस्पर्धा थी व्यापारिक। तो इस कारण से वो मैसूर को अपने प्रभाव में लेना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने सहायक संधि के द्वारा मैसूर पर अपना पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अब इसके बाद आगे भी अपन पढ़ेंगे
जैसे आगे जो टॉपिक है इसी में, उसमें मराठों के साथ है अंग्रेज़ों का, आगे वाले जो वीडियो में आएगा, तो मराठों के साथ भी यही तरीका अपनाते हैं। सहायक संधि उसका बड़ा हथियार था, उसके द्वारा वो किस प्रकार से मराठा राज्य पर अपना अधिकार कर लेते, क्योंकि दक्षिण भारत की दूसरा सबसे ताकतवर रियासत मराठा थी। हैदर अली के बाद या मैसूर के बाद दूसरी बड़ी रियासत, ताकतवर रियासत थी मराठों की रियासत, जिसका दिल्ली के तक उसका अधिकार था और मराठा दिल्ली पर भी कब्जा करना चाहते थे। और इसी बात के कारण मराठा और अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ था। 3 प्रमुख युद्ध हुए थे अंग्रेज़ और मराठों के बीच, जिनके बारे में आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आज तो मैंने मैसूर के शासकों के साथ जो सहायक संधि की थी, इनकी शर्तें याद कर लेना। ये सहायक संधि सभी के साथ यही शर्तें थी। जिस रियासत के शासक के साथ अंग्रेज़ों ने सहायक संधि की, यही प्रमुख 4-5 शर्तें थी, जो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेज दूंगा। उसको आप कॉपी के अंदर लिख लेना। और जितना भी आप होमवर्क करते हो, मैंने आपको पहले भी कहा है कि दूसरे पाठ का जितना होमवर्क आपको करवाया गया है, उसकी कॉपी जांच करवाएं। आप कॉपी चेक नहीं करवाते हो, अशोक जी जो करवाते हैं भूगोल का, वो उनसे चेक करवाएं। और इतिहास के टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आप मेरे पास भेजें कृपया, ताकि आप कोई अशुद्धि वगैरह लिखते हैं तो उसको आप सुधारे कर सकें, आपको बताया जाए। और वीडियो देख करके उसका सही उपयोग करें। जो लिखाने वाली चीज़ है वो कॉपी के अंदर लिखें, और याद रखने वाली चीज़ है वो याद रखें। ये ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो आपके आगे भी काम आएंगी। इतिहास की चीज़ें हैं, इतिहास कभी बदलता नहीं है, जो हो गया वही इतिहास है। तो उस चीज़ों को आपको याद रखना है और अच्छे से घर पर रहना है। पढ़ाई मन लगा करके करनी है, राइटिंग सुंदर लिखनी है। धन्यवाद।